चलिए, आज बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने बिखरे हुए भारत को एक धागे में पिरो दिया। एक ऐसा लीडर जिनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति ने कह सकते हैं आधुनिक भारत की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जरा सोचिए, साल है 1947। आज़ादी का जश्न तो है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चिंता भी है। देश 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ है और हर किसी को अपना फैसला लेने की आज़ादी है। अब इन सबको एक साथ लाना ये काम लगभग नामुमकिन सा लगता था। और यही वो पहाड़ जैसी चुनौती थी जो सरदार पटेल के सामने खड़ी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजनीति हमेशा से उनकी पहली पसंद नहीं थी। पटेल की कहानी तो एक बेहद कामयाब और थोड़े महत्वाकांक्षी वकील के तौर पर शुरू होती है, जिनका पूरा ध्यान कानून के दांव पेच पर था, देश की राजनीति पर नहीं। तो ये टाइमलाइन दिखाती है कि उनकी जिंदगी में वो बड़ा मोड़ कैसे आया। देखिए, वो एक सफल बैरिस्टर थे जिनका सपना जज बनने का था। लेकिन फिर 1917 में वो महात्मा गांधी से मिले। बस उस एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अदालत छोड़ी और देश की सबसे बड़ी लड़ाई के सिपाही बन गए। पटेल के अंदर जो एक असाधारण लीडर और ऑर्गेनाइजर छिपा था, उसे देश ने पहली बार पहचाना एक बड़े किसान आंदोलन के दौरान। देखिए, ये जो बारडोली सत्याग्रह था, वो सिर्फ एक विरोध नहीं था। ये पटेल की रणनीति और सूझबूझ का पहला बड़ा प्रदर्शन था। उन्होंने किसानों को इस तरह से एकजुट किया कि बिना कोई हिंसा किए उन्होंने उस वक्त की शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगें मानने पर मजबूर कर दिया था। और इसी आंदोलन की जबरदस्त कामयाबी के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये लोगों के भरोसे की मोहर थी जिसने वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश का सरदार बना दिया। तो बारडोली के सरदार अब पूरे देश के सरदार बनने को तैयार थे। आज़ादी मिली और साथ ही भारत की किस्मत लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। ये सिर्फ पद नहीं थे, ये वो जिम्मेदारियां थीं जिन पर नए नए आज़ाद हुए भारत का भविष्य टिका था। उप प्रधानमंत्री और सबसे अहम गृह मंत्री होने के नाते देश की अंदरूनी सुरक्षा और एकता की पूरी जिम्मेदारी सीधे सीधे उन्हीं पर थी। और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का वो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक अध्याय, जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है, यानी रियासतों का एकीकरण। इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, 565। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 565 अलग अलग रियासतें थीं जिनके अपने राजा थे, अपनी सेनाएं थीं और अपना भविष्य तय करने की आज़ादी थी। भारत एक रहेगा या टुकड़ों में बिखर जाएगा, सब कुछ इसी पर निर्भर था। तो उस वक्त समझिए कि दो तरह के भारत थे, एक जो सीधे अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था और दूसरा इन रियासतों का बिखरा हुआ समूह जिनके कई शासक तो अपने अपने राज्यों को एक आज़ाद देश बनाने का सपना देख रहे थे। पटेल का काम था इन टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत देश बनाना। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये नामुमकिन काम आखिर किया कैसे? पटेल की रणनीति 3 कदमों वाली थी, जिसे हम साम दाम दंड भेद की नीति भी कह सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने राजाओं से देशभक्ति की अपील की। फिर जहां जरूरत पड़ी, वित्तीय गारंटी जैसे व्यावहारिक समझौते किए। और हां, जब इन दोनों तरीकों से बात नहीं बनी तो उन्होंने अपनी लौ इच्छा शक्ति दिखाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उनका ये कथन उनकी सोच को एकदम साफ कर देता है। इसमें भविष्य का एक सुनहरा सपना भी है और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी। संदेश बिल्कुल साफ था, या तो एक साथ मिलकर आगे बढ़ो या फिर बिखरने के लिए तैयार रहो। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी इस जबरदस्त कोशिश का नतीजा क्या निकला और वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 2 साल में सरदार पटेल ने लगभग सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं ना, वो उन्हीं की दूरदृष्टि और फौलादी इरादों का सीधा नतीजा है। और यही वजह है कि इतिहास ने उन्हें भारत का लौह पुरुष नाम दिया। एक ऐसा इंसान जिसकी इच्छा शक्ति फौलाद की तरह मजबूत थी, जिसने देश की एकता को हमेशा सबसे ऊपर रखा, चाहे वो जूनागढ़ का मामला हो या हैदराबाद पर एक्शन लेने का कड़ा फैसला। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि अगर सरदार पटेल न होते तो क्या आज का भारत वैसा होता जैसा हम इसे जानते हैं? शायद ये एक सवाल ही इतिहास में उनके विशाल और अमिट योगदान को बताने के लिए काफी है।